Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 28 of the course Software Quality Engineering. We are in the fourth part of the course and we are talking about those techniques, those methods and those models which are used for quality improvement. Please be informed that the quality improvement or the quantifiable quality improvement, that is a post quality assurance technique or a parallel quality assurance technique. Before we formally start today's lecture, let us have a look on the summary of our previous lecture. There are different types of quality models. जब हम कहते हैं कि हमें किसी सॉफ्टवेयर में क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, तो हमारे पास डिफरेंट क्वालिटी मॉडल्स हैं. मेनली हमारे पास दो टाइप्स के क्वालिटी मॉडल्स हैं. एक जनरलाइज्ड मॉडल्स हैं और एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स हैं, जीएम्स एंड पीएसएम्स. इन दोनों मॉडल्स की फिर अपनी फर्दर सब टाइप्स हैं. जनरलाइज्ड मॉडल्स की भी कुछ सब टाइप्स हैं और प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स की भी कुछ सब टाइप्स हैं. यूजली क्वालिटी का जनरलाइज्ड मॉडल आप उन सॉफ्टवेयर्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि मतलब जब आपको जनरलाइज्ड वे में क्वालिटी चेक करनी हो, रफ एस्टिमेट क्वालिटी को करना हो, तो फिर आप जनरलाइज्ड मॉडल यूज़ करते हैं. एंड द अदर वन इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल which are more customized, which are more relevant, and this is the reason they turn to be more useful and more accurate. इन दोनों मॉडल्स, इन दोनों क्वालिटी मॉडल्स को यूज करने के लिए कुछ मेजरमेंट डाटा चाहिए होता है. ये मेजरमेंट डाटा आपको या इन मॉडल्स को मुख्तलिफ जगहों से फीड इन हो सकता है, जिसको यूज करते हुए किसी भी सॉफ्टवेयर में क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है. सो वी हैड अ लॉन्ग एंड यूजफुल डिस्कशन ऑन विच मॉडल टू अप्लाई फॉर व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स. लेट अस हैव अ लुक ऑन द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर. इंशाल्लाह आज के लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट डिफेक्ट क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस. एक है डिफेक्ट को क्लासिफाई करना, एक है डिफेक्ट का एनालिसिस करना. डिफेक्ट एनालिसिस की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, उनको देखना. ऑर्थोगोनल डिफेक्ट क्लासिफिकेशन ODC, ये क्या है, किसने प्रपोज किया, क्यों यूजफुल है, और एनालिसिस ऑफ द ODC डेटा. दीज आर गोइंग टू बी द आउटलाइंस ऑफ आवर टुडेज लेक्चर. हियर आर द ऑब्जेक्टिव्स. To understand and distinguish defect analysis and defect distribution analysis. ये दोनों क्या चीज़ें हैं, किस वक्त डिफेक्ट एनालिसिस यूज़ किया जाए या किस वक्त डिफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस यूज़ किया जाए, इसको समझना और इसके साथ साथ ऑर्थोगोनल डिफेक्ट क्लासिफिकेशन को समझना और इसको रियल लाइफ के सॉफ्टवेयर पर अप्लाई करना. दीज आर गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर टुडेज लेक्चर. Let us now talk about defect analysis. Defect analysis हम क्यों कर रहे हैं, मकसद क्या है हमारा. याद रखिए, our goal is to reduce, minimize, remove the defects in the software which will ultimately improve the quality of the current or future products. आप डिफेक्ट एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं कि आप डिफेक्ट्स को कम अज कम करें, डिफेक्ट को रिड्यूस करें और अल्टीमेटली क्वालिटी को आप इम्प्रूव करें. याद रखें कि डिफेक्ट का मकसद सिर्फ एरर्स को फाइंड आउट करना नहीं है, बल्कि हम बात कर रहे हैं डिफेक्ट के एनालिसिस की. डिफेक्ट का एनालिसिस का मतलब ये है कि आप आइडेंटिफाई करें, इन्वेस्टिगेट करें, फाइंड आउट करें कि ये मसला क्यों आया है और सॉफ्टवेयर में ये मसला आने की क्या वजूहात हो सकती हैं, और आपका मकसद सिर्फ इस सॉफ्टवेयर में उस मसले को हल करना नहीं है,
बल्कि आप ये चाह रहे हैं कि जो गलती, जो इशू करंट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर में आया है, उस गलती को, उस मिस्टेक को, उस डिफेक्ट को फ्यूचर में रिपीट न किया जाए, और फ्यूचर में इस किस्म के अगर सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं सो प्रीवियस एक्सपीरियंस को लर्न करके जो है वो फ्यूचर प्रोडक्ट्स को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप कर सकें और उसमें मोर एंड मोर क्वालिटी आप लेकर आ सकें. सो आवर पर्पस इज नॉट टू आइडेंटिफाई और टू फिक्स दी एरर्स, बल्कि हम डिफेक्ट को का एनालिसिस कर रहे हैं. हम डिफेक्ट का एनालिसिस कर रहे हैं और डिफेक्ट के एनालिसिस के बाद हम न सिर्फ करंट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर में जो डिफेक्ट्स हैं उनको न सिर्फ हम रिड्यूस कर सकेंगे, बल्कि सिमिलर सॉफ्टवेयर जो हम फ्यूचर में डेवलप करेंगे उसमें भी इस किस्म के डिफेक्ट्स को रिड्यूस किया जा सकता है. सो आपका मकसद डिफेक्ट एनालिसिस का ये है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. आप अपने मिस्टेक से लर्न करते हुए इस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे. इसकी एक एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि आपके किसी एक कोर्स में ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, ठीक है. सो आप खुद से अपना डिफेक्ट एनालिसिस करते हैं कि मेरे इस कोर्स में ग्रेड्स क्यों नहीं अच्छे आए, ठीक है. और आप अपना डिफेक्ट एनालिसिस करने के बाद कोशिश ये करते हैं कि न सिर्फ अगर आप इस मॉड्यूल को, इस कोर्स को दोबारा पढ़े हैं, सो न सिर्फ आपके ग्रेड्स इस सब्जेक्ट में इंप्रूव हो जाएं, बल्कि वो कौन सी चीज़ें थीं जिनको करने की वजह से आपके ग्रेड्स लोअर हुए थे और उन चीज़ों को आप आगे आने वाले सेमेस्टर्स में दोबारा रिपीट नहीं करते, ठीक है. सो यू हैव लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू डू नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स. सो यू हैव एनालाइज्ड. सो हमारा मकसद भी ये है कि डिफेक्ट को रिमूव किया जाए, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, न सिर्फ करंट प्रोडक्ट में बल्कि आने वाली मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में भी. जब हम डिफेक्ट एनालिसिस की बात करते हैं सो मेनली हम जिन चीज़ों को देख रहे होते हैं वो डिफेक्ट एनालिसिस किस चीज़ के किया जाए, कहाँ पर किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए और किसी सर्टन एरिया को सेलेक्ट करने की रीज़न क्या है. क्या आप डिफेक्ट एनालिसिस सॉफ्टवेयर के किसी एक पार्ट का कर रहे हैं या ओवरऑल सॉफ्टवेयर का आप डिफेक्ट एनालिसिस कर रहे हैं. ओवरऑल सॉफ्टवेयर का डिफेक्ट एनालिसिस अगर कर रहे हैं तो कब किया जाएगा, डिफेक्ट एनालिसिस कौन करेगा, डिफेक्ट एनालिसिस की आउटपुट क्या होंगी, वो आउटपुट कौन यूज करेगा, ठीक है. सो ये सारी आपकी जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप डिफेक्ट एनालिसिस में आइडेंटिफाई करते हैं और जिनको आप एड्रेस करने की कोशिश करते हैं. एनालिसिस ऑफ क्लासिफाइड डिफेक्ट डाटा, ठीक है. डिफेक्ट एनालिसिस के लिए जो आपको डाटा चाहिए होगा, ठीक है, कुछ आपको प्रायर डाटा चाहिए, कुछ आप हिस्टोरिकल बेसलाइंस यूज करेंगे, ठीक है. हिस्टोरिकल बेसलाइंस यूज करने का मतलब यह है कि आप प्रीवियस एग्जांपल्स अगर कोई मौजूद हैं, सिमिलर प्रोजेक्ट्स अगर हुए थे और उनका कोई केस स्टडीज आपके सामने मौजूद हैं तो उसको सामने रखते हुए आप जो है वो ये चीज एनालिसिस करते हैं. तीसरा पॉइंट ये है कि एट्रीब्यूट फोकसिंग इन वन वे एंड टू वे एनालिसिस. वन वे और टू वे एनालिसिस क्या है ये अगली स्लाइड्स में आ रहा है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे. और आप डिफेक्ट एनालिसिस में ट्री बेस्ड डिफेक्ट एनालिसिस भी करते हैं जो कि हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर नंबर 29 में डिस्कस करेंगे. सो डिफेक्ट एनालिसिस का पर्पस ये हुआ कि यू डोंट वांट टू रिपीट द मिस्टेक्स, you need to learn from your mistakes, you need to identify certain questions, who will be doing defect analysis, where, when, how. Also you will do trend analysis and casual analysis, ठीक है. हमारे पास क्लासिफाइड डिफेक्ट डाटा को एनालाइज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं. वन वे एनालिसिस भी है, टू वे एनालिसिस भी है और ट्री बेस्ड डिफेक्ट एनालिसिस भी मौजूद है. डिफेक्ट इन क्वालिटी डाटा या क्वालिटी मॉडल्स. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारे पास क्वालिटी मॉडल्स मौजूद हैं जैसे कि जीएम्स जनरलाइज्ड मॉडल्स और जैसे कि पीएसएम्स प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉडल्स. सो डिफेक्ट
हम अपने इन मॉडल्स में डिफेक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है, ठीक है। हम सर्टन ट्रैकिंग टूल्स यूज करते भी उन डिफेक्ट्स को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। देखिए क्वालिटी मॉडल्स को, चाहे वो जनरलाइज्ड जेएम्स हो या पीएसएम्स हो, उनको भी यूज करने का पर्पस ये था कि हम डिफेक्ट्स को अपने सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स को रिमूव करें, रिड्यूस करें और क्वालिटी को इम्प्रूव करें। सो डिफेक्ट डाटा इन क्वालिटी मॉडल्स हमें जो है वो जीएम्स में भी चाहिए, हमें पीएसएम्स में भी चाहिए, सेमी कस्टमाइज्ड मॉडल्स में भी चाहिए, ऑब्जर्वेशन बेस्ड मॉडल्स में भी चाहिए और प्रेडिक्टिव में भी हमें चाहिए। सो वी नीड डिफेक्ट डाटा in order to enhance the quality models, in order to enhance the output, the outcome of the quality models that we are going to use to enhance the quality in the respective softwares. General defect analysis. जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हम सर्टन क्वेश्चंस हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इनको हम आंसर्स करते हैं। इसकी मजीद डिटेल्स ये है, जिस तरह हम कहते हैं कि डिफेक्ट एनालिसिस किया जाएगा। सो किस चीज का डिफेक्ट एनालिसिस करेंगे आप, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। आप टाइप देखते हैं, सिवेरिटी देखते हैं और इवन विदाउट फॉर्मल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डिफेक्ट एनालिसिस किया, कोई डिफेक्ट आइडेंटिफाई हुआ, अब आप क्लासिफाई करते हैं कि क्या ये डिफेक्ट मोस्ट सीवियर है, वेरी सीवियर है या लेस सीवियर है, ठीक है। इसी तरह जो डिफेक्ट आपने आइडेंटिफाई किया उसकी टाइप क्या है, वो कोडिंग से रिलेटेड है, वो डिजाइन से रिलेटेड है, वो किसी ह्यूमन से रिलेटेड है। सो आप उसकी टाइप डिफाइन करते हैं, आप उसकी सीवियरिटी डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो वर्ड के उसमें आपने एग्जैक्टली या एक्चुअली आपने डिफेक्ट को आइडेंटिफाई किया, डिफेक्ट की टाइप और क्लासिफिकेशन आपने की। वेयर डिफेक्ट एनालिसिस आप कहां करेंगे, सो डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस लोकेशन, जिसका मतलब यह है कि आप डिफेक्ट एनालिसिस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर के प्रोसेसेस हैं उस पर आप कर सकते हैं, एनालिसिस पर भी कर सकते हैं, डिजाइन पर भी कर सकते हैं, कोड पर भी कर सकते हैं, ह्यूमंस पर भी कर सकते हैं। सो डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ दी सॉफ्टवेयर पर आप कर सकते हैं। आप डिफेक्ट एनालिसिस कब करेंगे, ठीक है। यूजुअली जब आपको कोई डिफेक्ट ऑब्जर्व हो जाए, कुछ डिफेक्ट्स डिस्कवर हो जाए, आप उस वक्त भी कर सकते हैं, ठीक है। या आप डिफेक्ट एनालिसिस उस वक्त भी कर सकते हैं जबकि आप जानबूझकर कोई डिफेक्ट्स उसमें इंट्रोड्यूस करते हुए सॉफ्टवेयर को देखना चाहते हैं कि अब सॉफ्टवेयर कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है या रिस्पॉन्ड करता है। सो इंजेक्शन, आप इंजेक्ट करते हुए सॉफ्टवेयर का डिफेक्ट एनालिसिस करते हैं, जो कि स्लाइटली हार्डर है। एक तो सॉफ्टवेयर अपने नॉर्मल फ्लो में आप ऑपरेट करने हैं, वहां पे आपने कुछ डिफेक्ट्स ऑब्जर्व किए या डिस्कवर किए, ठीक है, तो उसके बाद आपने डिफेक्ट एनालिसिस किया। एक ये है कि आपको बज़ाहिर कोई डिफेक्ट्स नजर नहीं आ रहे थे, आपने जानबूझकर डिफेक्ट्स उसमें इंजेक्ट किए और उसके बाद फिर आप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। डिफेक्ट एनालिसिस आप अपने सॉफ्टवेयर को रिलीज करने से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा डाटा चाहिए होगा। और डिफेक्ट एनालिसिस आप अपने सॉफ्टवेयर को रिलीज करने के बाद भी कर सकते हैं। बाद में करेंगे तो ज्यादा मीनिंगफुल होगा, और वो उसकी रीजन ये है कि जब एक्चुअली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होना शुरू होगा, रिलीज हो गया है, लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू हो गया, अब एक्चुअल जो है वो डाटा, एक्चुअल डिफेक्ट जो है वो सामने आएंगे आपके पास। लेकिन याद रखें कि यहाँ पे पोस्ट रिलीज डिफेक्ट एनालिसिस ये सेंसिटिव है। सेंसिटिव इसलिए है कि लोगों ने एक्चुअली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सो आपको इस तरीके से डिफेक्ट एनालिसिस करना है कि उस सॉफ्टवेयर का जो एक्चुअल ऑपरेशन है, जो एक्चुअल पर्पस है, वो उसका जो है वो पर्पस उसका जाया ना हो, ठीक है। हमने ये भी एग्जांपल्स में और प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि बाज़ औक़ात आपके बीटा वर्जन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर लॉन्च होते हैं। बीटा वर्जन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर लॉन्च होने का मतलब यह है कि आपने सॉफ्टवेयर को रिलीज किया और उसके बाद आप उसका डिफेक्ट एनालिसिस कर रहे हैं। लोगों की तरफ से
कुछ फीडबैक आ सकता है, आप उसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और आप बैकएंड पे बैठकर भी देख सकते हैं कि लोगों ने जब इस्तेमाल करना शुरू किया किस किस्म के एरर्स आ रहे हैं, किस किस्म की मिस्टेक्स आ रही हैं। हाउ टू डू डिफेक्ट एनालिसिस, ठीक है, और वाई टू डू डिफेक्ट एनालिसिस, ये मोस्टली है रिलेटेड टू इंजेक्शन। मतलब जब हम डिफेक्ट्स को जानबूझकर सॉफ्टवेयर में डाल रहे हैं, ठीक है, सो हम यूजुअली ये देखना चाह रहे हैं कि अगर डिफेक्ट सर्टेन किस्म की डिफेक्ट्स डालने से सॉफ्टवेयर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, या सॉफ्टवेयर फेल तो नहीं हो रहा, या मजीद इससे क्या डिफेक्ट्स निकल सकते हैं। ये करने का मकसद ये है कि आप फ्यूचर में डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, फ्यूचर में डिफेक्ट को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। इस बात को याद रखिए कि डिफेक्ट एनालिसिस का पर्पस ये नहीं है कि अनलाइक टेस्टिंग, जैसे हम टेस्टिंग में कुछ एरर्स बग्स फाइंड करते हैं, आप वो एरर्स और बग फाइंड करें, ये मकसद हमारा नहीं है। ये मकसद तो हमारा टेस्टिंग से पूरा हो रहा है। डिफेक्ट एनालिसिस हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ओवरऑल सॉफ्टवेयर में देखें कि कहां पे मसला है, क्यों मसला आया, ठीक है, या अगर कोई सॉफ्टवेयर में जानबूझकर डिफेक्ट इसलिए डाले जाते हैं कि ताकि सॉफ्टवेयर के रिस्पॉन्स को चेक किया जाए, और अगर कुछ इश्यूज हैं तो ना सिर्फ इस सॉफ्टवेयर में उनको फिक्स किया जाए, बल्कि जो लेटर वर्जन्स होंगे उनको भी या जो फ्यूचर प्रोडक्ट्स आप डेवलप करेंगे उनको भी आप कंसिडर करते हैं। डिफेक्ट एनालिसिस की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल ये हो सकती है कि एक कार इंडस्ट्री है, उन्होंने एक नए मॉडल की कार बनाई। कार बनाने के बाद वो उसका डिफेक्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। वो डिफेक्ट एनालिसिस क्यों होगा, कौन करेगा, कब किया जाएगा, ये सारी चीजें वहां पे भी रेलेवेंट है। क्या कार का डिफेक्ट एनालिसिस प्री रिलीज किया जाए, मतलब कार का एक सैंपल कार्स बन गई हैं, क्या इस पर डिफेक्ट एनालिसिस किया जाए, ठीक है, या जब आपने एक्चुअली वो कार की मैन्युफैक्चरिंग और लार्जर स्केल पर कर दी है, पोस्ट रिलीज पर करी है, वो करना चाहिए। सो अक्सर हम देखते हैं टेस्ट मॉडल्स आते हैं, ठीक है, वो गाड़ी रोड पर आती है, उसके बाद उसके एक्चुअली जब प्रैक्टिकली लोग चलाना शुरू करते हैं, एक्चुअल रोड्स पर जब वो आती है, सो मुख्तलिफ किस्म के उसमें इश्यूज वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। आप सर्टन टाइप के एरर्स या डिफेक्ट्स भी इंजेक्ट करते हुए कार की परफॉर्मेंस देखते हैं। लेट्स से आप उस कार को एक ऐसे रूम में उसका इंजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिस रूम का टेम्परेचर लेट्स से -10 डिग्री है या -15 डिग्री है, ताकि आप ये देखते हैं कि अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर -10 डिग्रीज और -15 डिग्री हो तो फिर इंजन पर क्या फर्क पड़ता है। और इसी तरह आपने एक और इंजेक्शन किया उस कार का डिफेक्ट एनालिसिस करने के लिए कि अगर आउटर टेम्परेचर, एनवायरमेंटल टेम्परेचर अगर 50 डिग्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट है एनवायरमेंट में, ठीक है, तो फिर कार का इंजन कैसे है। पहले केस में कहीं आउटसाइड टेम्परेचर माइनस में जाने से कार का इंजन फ्रीज तो नहीं हो जाता, कार क्या स्टिल चलती रहेगी। और आउटसाइड टेम्परेचर अगर बहुत हीट अप है, 50 डिग्रीज है, सो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पे भी कार का इंजन जो है वो फेल हो जाए। सो आपने इंजेक्ट करके देखा और आपने अपनी कार का डिटेल में डिफेक्ट एनालिसिस किया। सो इस एग्जाम्पल को सामने रखते हुए आप जो है वो अपने सॉफ्टवेयर को भी जहन में ला सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर का डिफेक्ट एनालिसिस क्यों जरूरी है और उसको कौन परफॉर्म करेगा। डिफेक्ट एनालिसिस की फॉलोइंग टाइप्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बाय टाइप और एरिया भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी एग्जांपल ये है कि आप डिजाइन फेज में डिफेक्ट्स को देख रहे हैं, या आप ह्यूमंस से रिलेटेड जो डिफेक्ट्स आ सकते हैं आप उनको देख सकते हैं, या डिफेक्ट्स कितने सीवियर हैं या लेस सीवियर हैं, या जो इमीडिएट फेलियर कॉज करते हैं, ठीक है, आप उनको देख रहे हैं। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन बाय टाइप और एरिया आ गया। ट्रेंड ओवर टाइम के हिसाब से भी आप डिफेक्ट का एनालिसिस, आज एक चीज ठीक है, कल को उसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं, कल को सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स आएंगे, उसकी क्या रीजन हो सकती हैं। सो ट्रेंड ओवर टाइम भी आप देख सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि आपने एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो किसी सर्वर पर होस्ट है, करंटली सर्वर पर 1000 यूजर्स हैं, वो सॉफ्टवेयर 1000 यूजर्स को बड़े अच्छे तरीके से डील कर रहा है, ठीक है।
लेट से 6 महीने बाद 2000 यूजर्स हैं, ठीक है, इस तरह 1 साल बाद जो है वो 3000 यूजर्स हैं। सो आप ये देख रहे हैं कि जब 2 साल गुजर जाएंगे और सॉफ्टवेयर पर चंद हजार यूजर्स आ जाएंगे तो फिर सॉफ्टवेयर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? क्या पीछे बैकएंड का सर्वर जो है वो इसी तरह सारे नए आने वाले यूजर्स को भी इंटरटेन करेगा, या कुछ रिस्पॉन्सिवनेस के इश्यूज आ जाएंगे, या कुछ डिलेज आ जाएंगे, या जो है वो कुछ यूजर्स को बहुत ज्यादा वेट का सामना करना पड़ेगा? सो ट्रेंड ओवर टाइम आप देखते हैं। इसी तरह कैजुअल एनालिसिस भी आप करते हैं। बाज़ औक़ात आपने रैंडमली सर्टेन चीज़ों को एनालाइज किया और क्लासिफाइड डाटा को भी यूज़ करते हुए मतलब क्लासिफाइड डाटा को यूज़ करते हुए आप एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। सो दीज आर जनरल टाइप्स ऑफ डिफेक्ट एनालिसिस। किस एरिया पर कर रहे हैं वो देखें, ट्रेंड ओवर टाइम को देख रहे हैं, कैजुअल एनालिसिस कर रहे हैं या क्लासिफाइड डाटा को यूज़ कर रहे हैं, ये सारी इसकी टाइप्स हैं। डिफेक्ट एनालिसिस और डाटा ट्रीटमेंट, हमारे पास मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं डिफेक्ट डाटा की, ठीक है। एक है इसमें एरर, फॉल्ट या फेलियर पर्सपेक्टिव, ठीक है, मतलब आपका पर्पस ये है कि आप उसमें से फेलियर और फॉल्ट को देखें। डिफेक्ट आप क्यों कर रहे हैं, डिफेक्ट आपने क्यों इंजेक्ट किए, किस किस्म का डाटा आपने डाला है और फिर किस किस्म के डिफेक्ट आए हैं, ये आप क्यों कर रहे हैं, इसकी मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं। एक मकसद तो इसका ये है कि आप देखें किस किस्म के फेलियर्स और फॉल्ट्स आती हैं। दूसरा आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के रिलीज होने से पहले किस किस्म के इश्यूज आ सकते हैं और सॉफ्टवेयर के रिलीज होने के बाद किस किस्म के इश्यूज आ सकते हैं। आप ये भी जान सकते हैं, ये भी देखने का मकसद आपका डिफेक्ट एनालिसिस का ये मकसद भी हो सकता है कि आप देखें कि क्या डिफेक्ट फिक्स किए जा सकते हैं, ठीक है, क्या डिफेक्ट्स इस किस्म के हैं जिनको फिक्स किया जा सके, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप जो है वो एनालाइज कर रहे हैं। वाई डिफेक्ट फिक्सेस, क्योंकि डिफेक्ट को आप इसलिए फिक्स कर रहे हैं क्योंकि यू डोंट वांट देम टू बी प्रोपोगेटेड इन द नेक्स्ट फेजेस। आप डिफेक्ट को इसलिए भी फिक्स कर रहे हैं कि आप नहीं चाहते कि ये रिपीट हो अगले फेजेस में, या आप नहीं चाहते कि ये डिफेक्ट्स सिमिलर टाइप के जो सॉफ्टवेयर आप कल को फ्यूचर में डेवलप करेंगे उसमें भी ये आए, ठीक है। ये देखना जरूरी है कि डिफेक्ट को फिक्स करने की कॉस्ट क्या है, उस पर कितनी एफर्ट लगेगी, ठीक है। डिफेक्ट्स को अगर पहले से फिक्स आप कर लेते हैं, प्री रिलीज में फिक्स करते हैं, ये ज्यादा मीनिंगफुल है। और अगर कुछ ऐसे डिफेक्ट्स आए हैं जो कि पोस्ट रिलीज में आए हैं, जब सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया तो उसके बाद ऐसे इश्यूज आए हैं, ठीक है, सो फिर आप अकॉर्डिंगली आप उसका रेलेवेंट सोल्यूशन जो है वो आप प्रोवाइड करते हैं। डिफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, डिफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस में यही है कि डिफेक्ट एनालिसिस कहां पे किया जाए, किस पर्टिकुलर एरिया में किया जाए, ठीक है। सो ये भी डिपेंड करता है कि डिफेक्ट की टाइप्स क्या हैं, ठीक है, डिफेक्ट के व्यूज और एट्रीब्यूट्स क्या हैं। ये भी हो सकता है कि बाज लोगों के लिए, बाज स्टेक होल्डर्स के लिए डिफेक्ट का व्यू कुछ और हो, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी का व्यू कुछ और है। जिस हम अक्सर एग्जांपल्स में देखते आए हैं कि एक एंड यूजर के लिए डिफेक्ट ये है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं हो रही, या वो सॉफ्टवेयर से जिस किस्म का बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस किस्म का रिस्पॉन्स वो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो अगर नहीं है, सो ये एंड यूजर के हिसाब से डिफेक्ट है। अगर कोडर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे, सो जो कोडिंग में एरर्स आ रहे हैं, कोडिंग के एरर्स उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेक्ट्स हैं। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेक्ट पूछे कि उसकी नजर में डिफेक्ट्स क्या है, सो शायद वो बात करे कि भाई अगर सॉफ्टवेयर टाइम पर डेवलप नहीं हो रहा या सॉफ्टवेयर अपने बजट अवेलेबल बजट में डेवलप नहीं हो रहा, तो उसकी नजर में ये डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। सो डिफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, डिफेक्ट्स एनालिसिस कैसे किया जाए, किन एरियाज पर किया जाए, इस मुख्तलिफ तरीकों से देखा जा सकता है, मुख्तलिफ व्यूज से देखा जा सकता है, उसकी सिवेरिटी से देखा जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यह है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन फॉर इफेक्टिव क्वालिटी इंप्रूवमेंट, आप उन चीजों को हाईलाइट करें। ओवरऑल पर्पस, ओवरऑल माइंड में यह होना चाहिए कि डिफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या डिफेक्ट एनालिसिस आप इसलिए कर रहे हैं कि आप रिस्क
किसी किस्म का अगर सॉफ्टवेयर को कोई खतरा हो सकता है, उसको आप अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सो अल्टीमेटली यू विल हेल्प इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट। और आप इसलिए भी देख रहे हैं डिफेक्ट एनालिसिस, आप इसलिए भी कर रहे हैं कि अर्ली इंडिकेटर्स नीडेड। दिस मींस दैट यू कैन नॉट वेट आफ्टर डिफेक्ट डिस्कवरीज। आप शुरू में ही बात चीजों को फिक्स इसलिए करना चाह रहे हैं कि आप ये नहीं चाह रहे कि जब डिफेक्ट डिस्कवर हो जाएगा तब हम उसको ठीक करेंगे, बल्कि आप यही चाह रहे हैं कि डिफेक्ट आने से पहले ही डिफेक्ट फिक्स हो जाए। जिसकी एग्जांपल ये है कि आप एक घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने लेंटर या छत डालना है, ठीक है, और छत जिन दीवारों पर होगा उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब रिस्क ये है कि ये छत बैठ जाएगा अगर इसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिली। अब आप इस चीज का वेट नहीं करेंगे कि हम घर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, छत डाल लेते हैं, जब छत कमजोर पड़ जाएगी या गिर जाएगी तो फिर हम उसको फिक्स कर लेंगे, ठीक है। सो यू कैन नॉट वेट टिल डिफेक्ट डिस्कवरीज। आप छत के गिर जाने से या छत के बैठ जाने का आप वेट नहीं करेंगे, बल्कि आप पहले से इंडिकेट कर रहे हैं, पहले से देख रहे हैं कि भाई इस लेंथ के छत को जितनी प्रॉपर सपोर्ट चाहिए बीम की सूरत में या दीवार की सूरत में, वो जरूर पहले से प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आगे इस किस्म के इश्यूज ही ना आए। अच्छा जी, अगर हम डिफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस करें, एक बड़ी अच्छी वेब के सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, ठीक है, और मतलब लोगों की नज़र में जो डिफेक्ट है, ठीक है, वो क्या है? एरर इन वेब कम्युनिटी, डोमिनेंस ऑफ टाइप ई, ठीक है, जो कि मिसिंग फाइल से रिलेटेड है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, और फर्दर इंफॉर्मेशन नीडेड। अब यहां पर आप देखें, एक एग्जांपल ली जा रही है, आप और मैं वेब पेजेस, वेबसाइट्स यूज करते हैं, अक्सर हमें उसमें एरर्स देखने को मिलते हैं। बाज़ औक़ात हम कुछ सर्टन लिंक्स पर जाते हैं, वो लिंक क्लिक करते हैं तो हमें एरर मैसेज आता है परमिशन डिनाइड। बाज़ औक़ात हम सर्टन लिंक पर क्लिक करते हैं सो वो लिंक ब्रोकन हो सकता है। बाज़ औक़ात हम किसी फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो उसका नाम तो मौजूद है लेकिन बैकएंड पे वो फाइल रिमूव हो गई है। बाज़ औक़ात हम कोई URL देना चाह रहे हैं लेकिन वो URL इनवैलिड हो गया है। सो मुख्तलिफ किस्म के एरर्स हमारे सामने आते हैं। हमने इस पर्टिकुलर टेबल में हमने देखना है कि एरर की टाइप क्या है, हमने सिंपली उनको ABC से दिया हुआ है और वो एरर्स कितनी दफा अगर होते हैं ये हमने देखा है। सो एरर नंबर 1 है परमिशन टाइप, ठीक है, परमिशन डिनाइड। अब परमिशन डिनाइड का एरर बहुत फ्रीक्वेंटली अकर होता है, तकरीबन आप इसके इंस्टेंस देखें सो 2079 दफा ये परमिशन डिनाइड का एरर जो है वो अकर हुआ है जिस एग्जाम्पल की ये डिस्कशन हो रही है या इस टेबल 20.1 में जिस एग्जाम्पल को डिस्कस किया है। नो सच फाइल और डायरेक्टरी ये 14 टाइम्स अकर हुआ है। इसी तरह अदर एरर्स हैं। अब एक जो एरर जो कि सबसे ज्यादा अकर होता है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आप और मैं भी देखते हैं, वो है फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, जिसका मतलब यह है कि फाइल कहीं पे होस्ट हुई, कोई लिंक पहले अवेलेबल था लेकिन अब वो बैकएंड से रिमूव कर दी गई है, सो वो अवेलेबल नहीं है। ये डोमिनेंस क्या है? जो एरर सबसे ज्यादा अकर हो रहा है वो टाइप ई है, ठीक है, और जो एरर सेकंड नंबर पे ज्यादा अकर हो रहा है वो है फर्दर इंफॉर्मेशन नीडेड, जिसका मतलब ये है कि परमिशन डिनाइड। जब तक आप यूजर नेम और पासवर्ड या आपके पास वो एक्सेस क्रेडेंशियल्स नहीं होंगे आप वो आगे लॉगिन नहीं कर सकते। सो टाइप ए और टाइप ई ये बहुत ज्यादा अकर हो रहे हैं। बाकी एरर्स भी आते हैं लेकिन वो नेग्लिजिबल हद तक हैं। सो हम देख सकते हैं कि एक वेब कम्युनिटी में परमिशन डिनाइड के और फाइल डज नॉट एग्जिस्ट के एरर्स बहुत फ्रीक्वेंटली अकर होते हैं। अब जब हम ये डिफेक्ट एनालिसिस हुआ, ये हमें पता चला कि जब हम वेब के सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, सो अपने वेब सॉफ्टवेयर को इस तरीके से हम डिजाइन करें कि उसमें टाइप ए और टाइप ई के एरर्स को बहुत ज्यादा हद तक रिड्यूस किया जाए, बहुत ज्यादा हद तक रिमूव किया जाए। लेट्स से एक आम यूजर है, वो एक लिंक पे क्लिक करता है और उसको मैसेज मिलता है परमिशन डिनाइड,
ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि वो यूजर, उस यूजर के पास क्रेडेंशियल्स ही नहीं है कि वो उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके या नेक्स्ट पेज पर जा सके। अब बजाय इसके कि यूजर क्लिक करे और फिर उसको एरर मैसेज आए, आप ये लिंक इस पेज पर प्रोवाइड ही ना करें, बल्कि उसको जो है वो सेपरेटली किसी पेज पर प्रोवाइड करें। जिसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल हो सकती है कि हमने अक्सर देखा है कि नॉर्मल यूजर्स किसी एक यूआरएल से एक्सेस होते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो किसी दूसरे यूआरएल से एक्सेस होते हैं। सो इंस्टेड कि आप नॉर्मल यूजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर को एक ही वेब पेज पर लॉगिन दें और नॉर्मल यूजर जो है वो जब लिंक पर क्लिक करे और उसको एरर मैसेज आए कि परमिशन डिनाइड, ठीक है, और उसको वापस आना पड़े, सो आपने एडमिनिस्ट्रेटर के लिए लॉगिन पेज ही सेपरेट कर दिया जो कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स उस पर जाकर अपना यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। सो कहने का मतलब यह है कि ये डिफेक्ट एनालिसिस है। ये चीज आपने जब एनालाइज की तो नेक्स्ट टाइम जब आप सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि वेब से रिलेटेड है, उसको जब आप डेवलप करेंगे, सो आप इन चीजों को सामने रखते हुए करेंगे। फर्दर एग्जांपल्स अगर देखी जाए, अब यहां पे हम क्या है, करेक्टराइजिंग वेब एरर्स बाय फाइल टाइप्स। अब हम देख सकते हैं कि फाइल टाइप के जो एरर्स आ सकते हैं वो .gif फाइल्स के एरर्स जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर होते हैं 43%। .class के जो एरर्स हैं वो 17% अकर्स होते हैं। डायरेक्टरी के एरर्स 15%, HTML के एरर्स 12%, और सबसे कम एरर्स जो अकर होते हैं वो हैं JPEG फाइल्स के। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसे इमेजेस हैं जिनकी एक्सटेंशन JPEG है, सो इस बात के चांसेस बहुत कम है कि एरर्स अगर होंगे, ओनली 4% चांसेस हैं। और अगर उस इमेज की फाइल एक्सटेंशन वो जिफ के साथ है, सो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एरर्स अकर होंगे। सो आपने खुद देख लिया कि अगर आप इमेज को .gif की एक्सटेंशन के साथ अपलोड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, सो बहुत ज्यादा एरर्स अकर होने के चांसेस हैं। और अगर सेम इमेज की एक्सटेंशन आपने .jpeg कर ली, ठीक है, सो फिर एरर्स जो है वो आपने काफी हद तक रिड्यूस कर लिया। ये आपको कैसे पता चला? ये इसी डिफेक्ट एनालिसिस से पता चला। सो आपने इसको एनालाइज करते हुए नेक्स्ट टाइम जो भी आप वेब से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाएंगे, यू मेक श्योर दैट यू अवॉइड .gif एक्सटेंशन एंड यू ट्राई टू यूज .jpeg एक्सटेंशन। डिफेक्ट ट्रेंड एनालिसिस। डिफेक्ट ट्रेंड एनालिसिस, जैसे हम ट्रेंड देखते हैं किस चीज की तरफ रुझान बढ़ रहा है, ठीक है। सो कस्टमाइज्ड विद लोकल डेटा, आप लोकल डेटा उसमें प्रोवाइड करते हुए फिर आप डिफेक्ट ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड अदर चीज़ों को आप देखते हैं, एफर्ट रिलायबिलिटी कर्व्स को देखते हैं। मजीद डिटेल इंशाल्लाह इसके हम लेक्चर नंबर 30 में देखेंगे। और समटाइम्स हम डिस्क्रीट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम डिफेक्ट डायनामिक मॉडल्स यूज करते हैं। डिफेक्ट डायनामिक मॉडल से हमें क्या पता चलता है? इंपॉर्टेंट वेरिएशंस इन ट्रेंड एनालिसिस पता चलता है। डिफेक्ट्स को हमें कैटेगराइज करने में हेल्प मिलती है कि ये डिजाइन फेज का डिफेक्ट है, ये लेट्स से कोडिंग फेज का डिफेक्ट है, सो बाय फेज, ठीक है। डिफेक्ट डिस्कवरी में भी हेल्प मिलती है। और एनालिसिस टू आइडेंटिफाई इंजेक्शन फेज, मतलब हम ये भी समझने के काबिल हो जाते हैं कि जब हम डिफेक्ट को इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि कौन सी चीजें जो है वो खराब हो जाती हैं या मजीद किस नए किस्म के एरर्स प्रोड्यूस होते हैं, और फिर आप अकॉर्डिंगली उसको ठीक करते हैं। सो आपने डिफेक्ट ट्रेंड एनालिसिस के लिए डिफेक्ट डायनामिक मॉडल्स को यूज करते हुए, वेरिएशंस को यूज करते हुए आप उसका ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। अब अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखें, सो ये एक सैंपल डिफेक्ट डायनामिक मॉडल है। ये इंजेक्शन फेज है, रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, कोड, टेस्टिंग, ठीक है, इंजेक्शन फेज है। और ये रिमूवल फेज है। सो अगर आप रिक्वायरमेंट फेजेस में डिफेक्ट्स की इंजेक्शन की बात करें, सो उसका यूनिट 10 है। इसी तरह स्पेसिफिकेशन की बात करें सो 22 है। डिजाइन की बात करें तो उसमें 8 है, 0 एंड थिंग्स लाइक दैट। जो हाई फिगर्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कि
जो डिफेक्ट्स सबसे ज्यादा रिमूव होते हैं वो टेस्टिंग फेज में है, जो कि 320 है, ठीक है। सो आपके कोडिंग है, कोडिंग से रिलेटेड डिफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट 320 टाइप के एरर्स जो है वो रिमूव होते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि आपने डिफेक्ट डायनामिक मॉडल यूज किया, रो में जिस फेज में इंजेक्ट किया वो रिप्रेजेंट हो रही है, कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहां पे वो डिफेक्ट जो है वो रिमूव हुआ, ठीक है। सो ओवरऑल आपने डिफेक्ट ट्रेंड एनालिसिस किया। डिफेक्ट कैजुअल एनालिसिस, कैजुअल एनालिसिस क्या है? कैजुअल एनालिसिस की में आप क्या देख रहे हैं कि कैजुअल रिलेशनशिप देख रहे हैं, क्या चीज करने से मजीद चीजें ठीक हो रही हैं या खराब हो रही हैं, ठीक है। या आप कहते हैं एरर फॉल्ट वर्सेस फॉल्ट फेलियर, ठीक है। आप बैकवर्ड तरीके से चलते हुए आप कहते हैं कि ये प्रॉब्लम कब आ सकता है, ये डिफेक्ट आने की क्या रीजन हो सकती हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि यूजर को एक एरर मैसेज मिला, यू डू नॉट हैव एक्सेस प्रिविलेजेस या यू डू नॉट हैव एनफ परमिशन। अब आप बैकवर्ड काम करते हैं कि ये डिफेक्ट या ये एरर आया क्यों, किस वजह से ये एरर आ सकता है। सो बैकएंड पे गए तो पता चला कि आपने एडमिनिस्ट्रेटर के लॉगिन को यूजर के लॉगिन पेज पर ही रखा हुआ था, इसलिए इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि आगे चलकर ये एरर आएगा, ठीक है। तो इस किस्म की मुख्तलिफ चीजें आप कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल भी हो सकते हैं और लॉजिकल भी हो सकते हैं। स्टैटिस्टिकल का मतलब यह है कि मतलब आप देखें कि 100 यूजर्स हैं, ठीक है, और आपने एक वेबसाइट है या एक सॉफ्टवेयर है वो आपने उनसे यूज करवाना है। उसमें से मोस्टली लोग सॉफ्टवेयर को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं या किस तरीके से वो लेकर चलते हैं। सो आपने स्टैटिस्टिकली देखा कि उसकी परसेंटेज क्या है। लॉजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल एरर्स यूजुअली लॉजिक से रिलेटेड होते हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उनको आइडेंटिफाई करना जो है ये भी बड़ा जरूरी है, उन डिफेक्ट्स को देखना ये भी बड़ा जरूरी है। यूजुअली जो लॉजिकल डिफेक्ट्स हैं वो आपके किसी ऑटोमेटिक टूल से आइडेंटिफाई नहीं होते, वो ह्यूमंस ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ह्यूमंस को लॉजिकल एरर आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो गुड बैकग्राउंड नॉलेज या डोमेन नॉलेज होना जरूरी है। फॉल्ट फेलियर इंडिविजुअल भी हो सकती हैं, कॉमन भी हो सकती हैं, और एरर फॉल्ट जो है वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट वाइड एफर्ट फोकस्ड ऑन परवेसिव प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स फ्रीक्वेंटली आ सकते हैं उन पर जो है ये फोकस करती है। स्टैटिस्टिकल कैजुअल एनालिसिस जिसमें हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक की बात कर रहे हैं, मैंने यहां पे ऊपर भी बताया, इसको इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल डिफेक्ट क्लासिफिकेशन, ओडीसी। ओडीसी क्या चीज है, किसने प्रेजेंट किया? ओडीसी डिफेक्ट क्लासिफिकेशन का एक मॉडल है जो कि सबसे पहले आईबीएम कंपनी या आईबीएम ने इंट्रोड्यूस किया, और मोर स्पेसिफिकली आईबीएम में जो उनका रिसोर्स पर्सन था जिसका नाम है चिलरेज ने अपने बाकी रिसर्चर के साथ ऑर्थोगोनल डिफेक्ट क्लासिफिकेशन ओडीसी को प्रपोज किया। ओडीसी को मोस्टली जो है वो आईबीएम की लैब्स में ने भी यूज किया है और अदर कंपनीज ने भी यूज किया है, और ओडीसी से रिलेटेड मजीद डेवलपमेंट्स हुई हैं और मजीद इससे रिलेटेड टूल्स बनाए गए हैं जिनको आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज यूज कर रहे हैं, और पर्पस उनका यह है कि डिफेक्ट को क्लासिफाई किया जाए। ओडीसी की डिटेल्स क्या हैं, ओडीसी का पर्पस क्या है? एम यह है कि आप डिफेक्ट्स को ट्रैक करें, एनालाइज करें और इंप्रूव करें, ठीक है, या क्वालिटी को आप जो है वो ट्रैक करें, एनालाइज करें और क्वालिटी को आप इंप्रूव करें। अप्रोच यह है कि क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस, डिफेक्ट को आप क्लासिफाई करें और डिफेक्ट को आप एनालाइज करें हैं। डिफेक्ट की क्लासिफिकेशन से यह मुराद है कि ये डिफेक्ट कितना सीवियर है, या ये डिफेक्ट किस टाइप से रिलेटेड है, या ये डिफेक्ट ह्यूमन से रिलेटेड है, ह्यूमंस की वजह से ये आया है, या जो है वो किसी और वजह से है, लॉजिकल है या कॉन्सेप्चुअल है या स्टैटिस्टिकल है, ठीक है। सो आप इसको क्लासिफाई करते हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि फेलियर्स क्या हैं, फॉल्ट्स क्या हैं। आप ओडीसी को
इंस्पेक्शन फेज में भी यूज कर सकते हैं, टेस्टिंग फेज में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें हिस्टोरिकल डाटा भी यूज कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये डिफेक्ट एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ डिफेक्ट जो है वो ग्राफ की सूरत में इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। जब डिफेक्ट्स इंक्रीज होंगे सो आपका सॉफ्टवेयर पर कंट्रोल लूज हो जाएगा, ठीक है। सो ये डिफेक्ट्स क्यों आ रहे हैं, मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए। सो कहने का मतलब ये है कि ओडीसी ऑर्थोगोनल डिफेक्ट क्लासिफिकेशन आपको डिफेक्ट से रिलेटेड मोर एंड मोर डिटेल्स देता है, एंड देन यू बिकम इन बेटर पोजीशन टू डील विद दो डिफेक्ट्स इन अप्रोप्रिएटली एंड मीनिंगफुली। मजीद रीजंस देखते हैं ओडीसी को यूज करने की, क्या रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो ओडीसी स्टैटिस्टिकल डिफेक्ट मॉडल्स में यूज होता है, क्वांटिटेटिव और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करता है, ठीक है, जिसका मतलब यह है कि आपको नंबर्स और फिगर्स में ओडीसी बताता है कि किस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, कितने प्रॉब्लम्स हैं, क्या परसेंटेज है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करता है, जो चीज आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली वो बताएगा। प्रॉब्लम्स इसका ये है कि मतलब इसमें एक्यूरेसी और टाइमलाइंस के कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। एक्यूरेसी, ठीक है, और टाइमलाइंस मतलब आपको टाइम्स का या प्रोजेक्ट की डेडलाइंस का उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। कैजुअल एनालिसिस में भी ओडीसी यूज हो सकता है। कैजुअल एनालिसिस में अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आप ओडीसी को यूज कर रहे हैं सो ये उसका क्वांटिटेटिव और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में बाज़ वक़्त आपको एक्यूरेट वैल्यूज चाहिए होती हैं और आपको स्पेसिफाइड टाइम में चाहिए होती हैं। कैजुअल एनालिसिस में भी आप ओडीसी को यूज कर सकते हैं, यहां पे भी आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके देता है, लेकिन अनलाइक स्टैटिस्टिकल जो कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करता है, ये सब्जेक्टिव एनालिसिस करता है। मतलब ये ओवरऑल ऑब्जेक्ट्स का बताता है कि हाँ जी ये पर्पस अचीव हुआ या नहीं, ठीक है, ये सब्जेक्टिव एनालिसिस करके दे रहा है। और अगर आप ओडीसी को कैजुअल एनालिसिस में यूज कर रहे हैं सो ये डिफेक्ट प्रिवेंशन में यूज कर रहा है। गैप एंड ओडीसी सोल्यूशन की अगर बात करें सो ब्रिज द गैप बिटवीन द टू, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डिफेक्ट मॉडल्स में और कैजुअल एनालिसिस में जो गैप आ जाता है, ठीक है, उस गैप को ओडीसी बड़े अच्छे तरीके से रिमूव करता है। ये एक सिस्टमैटिक स्कीम है और चूंकि वाइडली ये यूज किया जा रहा है, एप्लीकेबल है, इसलिए स्टैटिस्टिकल डिफेक्ट मॉडलिंग हो या कैजुअल एनालिसिस हो, हर जगह पे ये यूज हो सकता है। इसलिए हम ओडीसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये कंपनीज ओडीसी को ज़्यादा प्रेफर करती हैं और डिफेक्ट एनालिसिस के लिए, ऑर्थोगोनल डिफेक्ट क्लासिफिकेशन के लिए इसको यूज करती हैं। ओडीसी के मजीद जो आइडियाज हो सकते हैं, डिफेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशन बाय टाइप, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट स्पेसिफाइड हैं, कॉजिंग डिफरेंट फेलियर्स, आप देखते हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा फेलियर कॉज कर रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफेक्ट में भी हेल्प होती है। गुड मेजरमेंट इससे मिल जाती है, ठीक है। ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है, हम जो कह रहे हैं ऑर्थोगोनल डिफेक्ट क्लासिफिकेशन, ऑर्थोगोनल का मतलब यह है कि इंडिपेंडेंट व्यू देता है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर और रिगार्डलेस ऑफ द फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ये आपको जो स्पेसिफिक डिफेक्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई करके देता है। ओडीसी कंसिस्टेंट है अक्रॉस फेजेस और यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस प्रोडक्ट्स, मतलब ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो कि ओडीसी से मिल सकते हैं। ओडीसी प्रोसेस की या ओडीसी की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें सो ह्यूमन क्लासिफिकेशन भी इसमें इन्वॉल्व है, एनालिसिस मेथड्स एंड टूल्स भी हैं और फीडबैक और रिजल्ट भी ये प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ओडीसी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। आइए ओडीसी के डिफेक्ट एट्रीब्यूट्स को और वैल्यूज को एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इस पर्टिकुलर टेबल में आईबीएम प्रोडक्ट्स जो डिफेक्ट के एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज यूज करती है उसको बताया गया है। अब अगर लेबल देखें, ठीक है, लेबल है IMP और नेम है इम्पैक्ट, मतलब डिफेक्ट के इम्पैक्ट को ये शो कर रहा है, रिप्रेजेंट होता है IMP पे। अगर तो वैल्यू C है सो वो कैपेबिलिटी से रिलेटेड डिफेक्ट को शो कर रहा है। अगर तो वैल्यू उसकी IM है सो वो इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड डिफेक्ट को शो कर रहा है। अगर तो इसी तरह उसका वैल्यू या लेबल
P है तो इसका मतलब यह है कि वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड डिफेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम ट्रिगर की बात करते हैं, सो I क्या इंस्टॉलेशन से रिलेटेड डिफेक्ट को शो कर रहा है। इसी तरह अगर आप सिवियरिटी को शो करते हैं, ठीक है, सिवियरिटी देखनी चाहिए कि उस डिफेक्ट की सिवियरिटी क्या है। सो 1 है, सो हाईएस्ट वेरी सिवियर है, और अगर वैल्यू उसकी 4 है, इसका मतलब है कि वो डिफेक्ट लेस सिवियर है। एक डिफेक्ट है जिसके साथ नंबर 1 लगा है, इसका मतलब है मोस्ट सिवियर या हाईएस्ट सिवियरिटी है उस डिफेक्ट की। इसी तरह फिक्स की बात करें हैं, ओ रिप्रेजेंट अदर प्रोडक्ट्स। सो कहने का मतलब यह है कि IBM ने अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट्स को क्लासिफाई किया है बेस्ड ऑन देयर टाइप्स, बेस्ड ऑन देयर सिवियरिटी। सो मुख्तलिफ तरीकों से एरर्स जो है वो क्लासिफाई हुए हैं, ठीक है, और लेटर ऑन दे कैन बी वेरी हेल्पफुल। अब अगर हमें पता चल रहा है कि एक एरर है और उसके साथ लेबल I है और साथ में 4 है, इसका मतलब यह है कि इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई मैसेज है, जो कि इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई डिफेक्ट है जिसकी सिवियरिटी बहुत सिवियर है। सो दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड ऑन वेरी हाई प्रायोरिटी। अच्छा जी, इसी तरह अगर ओडीसी के एट्रीब्यूट्स को फेलियर व्यू से देखा जाए, सो जैसा हमने डिफेक्ट की बात की ट्रिगर्स से रिलेटेड, ठीक है, ट्रिगर से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, माइग्रेशन से रिलेटेड, बैकअप से रिलेटेड वगैरह वगैरह। इनकी मजीद डिटेल अगर देखें, सो एसोसिएटेड विद वेरिफिकेशन प्रोसेस सिमिलर टू टेस्ट केस मेजरमेंट एंड कलेक्टेड बाय टेस्टर्स। जब टेस्टर्स टेस्ट कर रहे होते हैं तो वहां पे वो देखते हैं कि जो आपके डिफेक्ट्स हैं वो I हैं, उनका लेबल M है, उनका लेबल B है। सो उनको क्लासिफिकेशन में बड़ी हेल्प मिलती है और बड़े अच्छे तरीके से उसको वो वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह ट्रैफिक डिफेक्ट की क्लासेस की बात करें, ठीक है, और हम ट्रिगर डिफेक्ट की बात करते हैं, सो प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, ब्लैक बॉक्स इन नेचर भी हो सकते हैं, और प्री और पोस्ट रिलीज ट्रिगर्स भी हो सकते हैं। अदर एट्रीब्यूट्स जिनको हमने पहले भी देखा, जैसे कि इम्पैक्ट है, ठीक है, जैसे कि सिवियरिटी है, इम्पैक्ट है, सिवियरिटी है, ये सारे के सारे हमने देखे, और इसी तरह डिटेक्शन टाइम भी। सो आपने डिफेक्ट्स को क्लासिफाई कर दिया बेस्ड ऑन देयर सिवियरिटी, बेस्ड ऑन देयर इम्पैक्ट, बेस्ड ऑन देयर क्लास, ठीक है। सो इन सारी चीजों पर आपने इन सारी चीजों को आपने क्लासिफाई कर दिया। सो कहने का मतलब ये कि आपने कोड वर्ड्स रखे हुए हैं डिफेक्ट्स के, ठीक है। सो कोड वर्ड्स के थ्रू आप बड़े अच्छे तरीके से उन डिफेक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, मजीद अगर डिफेक्ट टाइप की बात करें और अदर एट्रीब्यूट्स की बात करें, सो डिफेक्ट टाइप एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट प्रोसेस, मिसिंग और इनकरेक्ट, करेक्टेड बाय डेवलपर्स, मे बी अडॉप्टेड फॉर अदर प्रोडक्ट्स। और इसी तरह एक्शन, ऐड, डिलीट, चेंज, नंबर ऑफ लाइन्स इन। कहने का मतलब यह है कि जब आप डिफेक्ट्स को इन तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, सो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि ये डिफेक्ट टेस्टर ने ठीक करना है, ये डिफेक्ट डेवलपर ने ठीक करना है, ये डिफेक्ट किस फेज का है, इसकी सिवियरिटी क्या है। सो आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको लेबल कर लिया और बड़े अच्छे तरीके से आपने क्लासिफाई कर दिया। इसकी एग्जांपल ऐसे भी हो सकती है जिस तरह आपकी कुछ पोस्ट हैं, कुछ मेल्स हैं जिन पर आप जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट या अर्जेंट लिख लेते हैं। इसका मतलब यह है कि वो दे नीड्स टू बी डिलीवर्ड वेरी क्विकली, ठीक है, विदाउट एनी डिले, ठीक है। सो बिल्कुल इसी तरह जब आप डिफेक्ट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, सो आपने बता दिया, आपने ये भी बता दिया कि उसकी टाइप क्या है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, डिजाइन से रिलेटेड है, कोड से रिलेटेड है। आपने ये भी बता दिया कि उसको कौन ठीक करेगा, टेस्टर फिक्स करेगा, डेवलपर फिक्स करेगा, या कोई प्रोजेक्ट मैनेजर फिक्स करेगा। आपने डिफेक्ट का सिवियरिटी लेवल भी बता दिया कि मोस्ट अर्जेंट है, लेस अर्जेंट है, मोस्ट सिवियर है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आपने ओडीसी को यूज करते हुए डिफेक्ट्स को क्लासिफाई करके बता दी हैं। अच्छा, एरर व्यू की बात करें, इसी तरह की एट्रीब्यूट्स में हमारे पास डिफेक्ट सोर्स हैं, वेयर इंजेक्टेड, व्हेन इंजेक्टेड और अदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इसमें कंसिडर करते हैं। मजीद बात करते हैं एडॉप्टिंग ओडीसी फॉर वेब एरर एनालिसिस। हमने कुछ एग्जांपल्स देखी जिसमें एक वेब डिफेक्ट एनालिसिस हमने किया या डिफेक्ट एनालिसिस किया। अगर उस डिफेक्ट एनालिसिस में ओडीसी को यूज किया जाए तो क्या होगा।
हमने अर्लियर भी देखा कि एक केस स्टडी हमने देखी जिसमें नंबर ऑफ एरर्स को हमने देखा, ठीक है। अब अगर हम उस पर ओडीसी अप्लाई करते हैं सो हम देखते हैं कि वेब एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड फेलियर्स विद कॉजेज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन एक्सेस और एरर लॉग्स। हमने ये देखा कि फेलियर्स आए, उन फेलियर्स की आने की क्या वजूहत थी, सो उनको एक्सेस लॉग्स या लॉग्स के थ्रू हमने आइडेंटिफाई किया या रिकॉर्ड किया कि कौन से एरर हैं और वो किस वजह से आ सकते हैं। अब जो एरर्स स्पेसिफाई हुए थे जिनकी हमने टाइप ए या टाइप ई हमने डिफाइन की थी, टाइप ई मोस्ट सीवियर थे एक्सेस डिनाइड के, ठीक है, वो एरर टाइप हमें पता चल गई। अब हम उसका डिफेक्ट इंपैक्ट चेक कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स कोड हम अकॉर्डिंगली देख रहे हैं, रेफरिंग पेज क्या होगा उसका डिफेक्ट ट्रिगर हम कर रहे हैं, ठीक है, क्या इंडिविजुअल पेज विद एम्बेडेड लिंक्स प्रोवाइड किया जाए। सो मुख्तलिफ तरीकों से ओडीसी अप्लाई करके हमने उन एरर्स का या उन वेब डिफेक्ट का हमने एनालिसिस किया और इस एनालिसिस के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि कैसे इसको बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता है। सो कहने का मकसद यह है कि जिस तरह पिछली केस स्टडी में हमने एरर्स स्पेसिफाई किए थे, उन एरर्स का या उन डिफेक्ट्स पर अगर हम ओडीसी एनालिसिस करते हैं सो वी बिकम इन बेटर पोजीशन to deal with these types of defects more appropriately, which will help in achieving the quality of the software ultimately. अच्छा जी, मजीद बात करते हैं ओडीसी एनालिसिस। हमारे पास वन वे और टू वे डिस्ट्रीब्यूशन है। जिस तरह हमने ओडीसी शुरू में बात की थी कि वन वे और टू वे हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं? ग्राफिकल इन नेचर है, मतलब ग्राफ्स के थ्रू आपको पता चल जाता है, इसके मुख्तलिफ फेजेस हैं, हिस्टोरिकल डाटा इसमें चाहिए होता है। वन वे की अगर बात करते हैं तो हिस्टोग्राम्स या ग्राफ के थ्रू आपको पता चलता है, और टू वे की अगर बात करते हैं सो स्टैकअप के थ्रू और मल्टीपल ग्राफिक्स के थ्रू आप, या कुछ हमारे पास अदर एनालिसिस टूल्स हैं जिनको यूज करते हुए आप इन डिफेक्ट्स को ओडीसी में इन डिफेक्ट्स को ज्यादा अच्छे तरीके से व्यू कर सकते हैं और इनको एनालाइज कर सकते हैं। अब वन वे एनालिसिस की बात करें हैं, हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि किस किस्म के डिफेक्ट जो हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। अब आईबीएम ने जब अपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर ओडीसी अप्लाई किया सो यहाँ पे पता चला कि रिलायबिलिटी के जो इश्यूज हैं या रिलायबिलिटी के जो डिफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसी तरह यूजेबिलिटी से रिलेटेड जो डिफेक्ट्स हैं उनकी तादाद जो है वो ये है। इसी तरह माइग्रेशन से रिलेटेड डिफेक्ट्स हैं वो मिनिमम है। सो डिफेक्ट इंपैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एन आईबीएम प्रोडक्ट, आईबीएम की किसी एक प्रोडक्ट पर जब ये डिफेक्ट इंपैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की ओडीसी अप्लाई किया गया सो हमें इस किस्म की फाइंडिंग्स हमारे पास आई हैं। सो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपैक्ट एरियाज, अनइवन है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा हैं, कुछ चीजें जो हैं वो बहुत कम है। अब कहने का मतलब यह है कि जब हमने इस पर ओडीसी अप्लाई किया सो हमें पता चला कि रिलायबिलिटी से रिलेटेड डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। सो द कंपनी और द सॉफ्टवेयर नीड्स टू फोकस ऑन द रिलायबिलिटी पार्ट क्वाइट अ लॉट। यहां पे उनको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि रिलायबिलिटी से रिलेटेड जो डिफेक्ट्स हैं उनको कम अज कम किया जाए, उनको बहुत ज्यादा रिड्यूस किया जाए। अगर हम टू वे एनालिसिस की बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास इंपैक्ट और सिवियरिटी हम देखते हैं, ठीक है। हमने देखा है कि अगर लेवल 1 है तो कितना सीवियर है और लेवल 4 है तो कितना सीवियर है। यही चीज हमने देखी है रिलायबिलिटी से रिलेटेड। हमने देखा है कि रिलायबिलिटी से रिलेटेड हमारे पास इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, और उनका सिवियरिटी लेवल देखें तो यहां पे 3 है, इधर सिवियरिटी लेवल 12 है, इधर सिवियरिटी लेवल 27 है। सो रिलायबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज, यहां पे हमने देखा कि रिलायबिलिटी से रिलेटेड हमें जो इश्यूज हैं वो या डिफेक्ट्स हैं वो अबाउट 200 हैं, ठीक है। इन 200 में से कुछ डिफेक्ट्स बहुत सीवियर हैं, कुछ डिफेक्ट्स जो है वो लेस सीवियर हैं। सो हमने ना सिर्फ नंबर ऑफ डिफेक्ट्स रिलायबिलिटी से रिलेटेड स्पेसिफाई कर लिए बल्कि हमने हर डिफेक्ट कितना सीवियर था ये भी हमने क्लासिफाई कर दिया। सो आप देख सकते हैं कि ओडीसी को अप्लाई करते हुए आपने कितना बेहतर पोजीशन में या कितना एक्यूरेटली या कितना यूजफुली आपने डिफेक्ट का एनालिसिस किया। ओडीसी की अगर प्रोसेस और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें सो
कुछ चीज़ें जो है वो ह्यूमन से रिलेटेड है, कुछ लेट्स से कुछ डिफेक्ट टाइप्स जो है वो डेवलपर्स उसको फिक्स करते हैं, कुछ डिफेक्ट टाइप्स जो है वो उसको टेस्टर्स कंट्रोल करते हैं या ठीक करते हैं, कुछ डिफेक्ट टाइप्स जो है उसको कोऑर्डिनेटर्स और अदर्स हैं जो कि इसको ठीक करते हैं। मतलब हमने ओडीसी में ये भी स्पेसिफाई कर दिया, ना सिर्फ हमने टाइप ऑफ एरर स्पेसिफाई किया, न सिर्फ उसकी सिवेरिटी स्पेसिफाई की, न सिर्फ उसके नंबर ऑफ अकरेंसेस स्पेसिफाई किए, बल्कि ओडीसी हमें ये चीज़ भी स्पेसिफाई करने में हेल्प करता है कि ये एरर या ये डिफेक्ट विच पर्टिकुलर पर्सन या विच पर्टिकुलर ह्यूमन इज गोइंग टू फिक्स दिस। इम्प्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट की अगर बात करें, सो ओडीसी को डिप्लॉय करने से पहले कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो पार्टिसिपेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनकी, कुछ हमें डाटा कैप्चरिंग टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, और इसी तरह सेंट्रलाइज्ड एनालिसिस होता है। ऐसे नहीं है कि हर पर्सन जो है वो ऑटोनोमसली या इंडिविजुअली एनालाइज करे, बल्कि डिफेक्ट का एनालिसिस आप इकट्ठे किसी एक जगह पे बैठकर या सेंट्रलाइज फॉर्म में किया जाता है और फिर उन रिजल्ट्स को यूज़ किया जाता है ताकि न सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स को रिमूव किया जाए, बल्कि जो आइंदा आने वाली प्रोडक्ट्स हैं या जो मजीद बनने वाली प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी डिफेक्ट्स को कम अज कम किया जा सके। ओडीसी जो है वो अदर टॉपिक्स में भी इंट्रोड्यूस है या अदर एरियाज में भी ओडीसी को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट प्रोसेस में अगर आप डिफेक्ट प्रिवेंशन करना चाहते हैं आप ओडीसी को यूज कर सकते हैं। अगर आप इंस्पेक्शन या टेस्टिंग के फेजेस में हैं उधर भी आप ओडीसी को यूज कर सकते हैं। सो ओडीसी orthogonal defect classification that is very useful, which will help you in increasing the quality of the software in many ways. Let us now proceed towards the summary of today's lecture. आज के लेक्चर में हमने डिफेक्ट एनालिसिस की बात की और हमने डिफेक्ट क्लासिफिकेशन की बात की। याद रखिए कि हम डिफेक्ट एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम न सिर्फ डिफेक्ट को एड्रेस करते हुए सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, बल्कि हम ये भी चाह रहे हैं कि हम अपनी मिस्टेक्स से लर्न करें और अगर कोई मिस्टेक डेवलपिंग टीम ने आज की है, इस सॉफ्टवेयर में की है, सो कल को आने वाले सॉफ्टवेयर्स में या कल को आने वाले डेवलपमेंट्स में उन मिस्टेक्स को रिपीट ना किया जाए। आज जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की हैं उन एक्सपीरियंसेस की बेस पर हम अपने फ्यूचर के सॉफ्टवेयर्स को भी अकॉर्डिंगली क्वालिटी की तरफ इंट्रोड्यूस करें। हमने ओडीसी को देखा, ऑर्थोगोनल डिफेक्ट क्लासिफिकेशन, जो कि आईबीएम के एक रिसर्चर और उसके साथ कुछ और लोगों ने प्रेजेंट किया। इस पर्टिकुलर ओडीसी में हम डिफेक्ट को एग्जैक्टली और एक्यूरेटली क्लासिफाई करते हैं कि उसकी टाइप क्या है, उसकी सिवेरिटी लेवल क्या है, और हम ये भी स्पेसिफाई करते हैं कि उसको फिक्स कौन करेगा, टेस्टर, डेवलपर या अदर पर्सन्स। सो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिटेल में देखी। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन करने के आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हमारे पास कौन सी हैं, कुछ हमारे पास ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, कुछ हमारे पास न्यू या मोर इफेक्टिव टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और हम ओडीसी डेटा पर ट्री बेस्ड एनालिसिस भी परफॉर्म करेंगे। दीज आर गोइंग टू बी द contents of our next lecture. I hope you enjoyed today's lecture. I'll see you with more details. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.